अच्छा जी, तो CSS स्टार्ट करते हैं। इंट्रोड्यूसिंग CSS। इस कोर्स के स्टार्ट में मैंने बताया था कि CSS क्या होती है, स्टाइलिंग होती है। अभी तक जो हम HTML कर रहे थे वो ब्लैक एंड वाइट हो रही थी, या फॉर्म वाले चैप्टर में थोड़े से चेक बॉक्सेस आ गए थे ब्लू कलर के, और बस यही 2-3 कलर हमारे पास थे। लेकिन CSS के अंदर आप भी समझ लो कि वेबसाइट की जो डिज़ाइनिंग होती है वो सारी आपकी CSS से हो जाती है। उसके अंदर एनिमेशन लगानी है भले से, या कोई पिक्चर को स्टाइल करना है या कुछ भी करना है ना, तो वो सारा काम आपका CSS से होगा। अच्छा, इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि व्हाट CSS डज, कि CSS करता क्या है, हाउ CSS वर्क्स, CSS काम कैसे करता है, रूल्स, प्रॉपर्टीज़ एंड वैल्यूज़। CSS में 3 चीज़ें होती हैं, रूल्स, प्रॉपर्टीज़ एंड वैल्यूज़। तो इनको हम देखेंगे कि क्या करते हैं। अच्छा, in this section we will look at how to make your web pages more attractive, controlling the design of them using CSS। इस सेक्शन के अंदर हम देखेंगे कि वेब पेजेस को मोर अट्रैक्टिव हम कैसे बना सकते हैं, उनका डिज़ाइन हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं CSS के ज़रिए। CSS अलाउ यू टू क्रिएट रूल्स। CSS आपको रूल्स बनाने का अलाउ करता है। दैट स्पेसिफाई हाउ द कंटेंट ऑफ द एलिमेंट शुड अपीयर, कि ये बताता है कि जो एलिमेंट है HTML का वो कैसा दिखेगा। फॉर एग्जांपल, यू कैन स्पेसिफाई दैट द बैकग्राउंड ऑफ द पेज इज़ क्रीम। मिसाल के तौर पे आप ये चाहते हैं कि मेरा जो वेब पेज है उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो क्रीम कलर का दिखे, या लाल दिखे, या नीला दिखे। तो वो हम कैसे चेंज करेंगे वो हम देखेंगे CSS के अंदर। और कलर कैसे चेंज करना है एलिमेंट का, उनका साइज़ कैसे कंट्रोल करना है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फ़ॉन्ट, पैराग्राफ कैसे लगाना है इसके अंदर। अच्छा जी, अंडरस्टैंडिंग CSS, थिंकिंग इनसाइड द बॉक्स। पहले हम CSS को समझते हैं और फिर हम समझते हैं कि बॉक्स क्या होता है। The key to understanding how CSS works is to imagine that there is an invisible box around every HTML element। अगर आपको CSS को समझने की चाहिए कि CSS कैसे काम करती है, तो आपको यही समझना होगा कि HTML का जो एलिमेंट है ना, अब वो कोई भी एलिमेंट हो सकता है, वो लिस्ट हो सकती है, वो टेबल हो सकता है, वो पैराग्राफ हो सकता है, वो बोल्ड का टैग, अंडरलाइन का टैग या इटैलिक का टैग हो सकता है। तो वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि HTML का हर एलिमेंट एक बॉक्स है, अपने आप में एक बॉक्स है। अगर ये बॉक्स वाली चीज़ आपके समझ आ गई तो समझो कि आपको CSS आ गई पूरी। ऑन दिस पेज यू कैन सी अ बेसिक HTML पेज। यहाँ पे आप देखते हैं कि एक HTML का पेज बना हुआ है। On the right hand page you can see the HTML page, but I have added some outline to each of the elements so that you can see how CSS will treat each element as if it live inside the box। ये कह रहे हैं कि यहाँ पे हमने एक HTML का पेज बनाया हुआ है और इसके नीचे हमने एक और HTML का पेज बनाया हुआ है। उसके अंदर आपको बॉर्डर दिख जाएंगे, बहुत सारे ना, बहुत सारे आपको बॉर्डर दिख गए। तो ये बॉर्डर ये बताते हैं कि ये सब कुछ काम CSS के अंदर कैसे हो रहा है। पहला वाला जो बॉक्स है ये आपका बॉडी है, बाहर वाला जो बॉक्स है आपका बॉडी वाला पार्ट है। इसके अंदर ये H1 है, लेकिन H1 ने देखो यहाँ से T से लेके N तक की जगह नहीं ली हुई। H1 ने ये पूरी लाइन घिरी हुई है और इस ऊपर से भी थोड़ी सी इसने जगह ली हुई है एक बॉक्स के बराबर। उसके बाद नीचे जो पैराग्राफ का एलिमेंट है उसने भी जगह ली हुई है। देखो बॉक्स बना हुआ है पूरा, ये पूरा पैराग्राफ का एलिमेंट आया हुआ है। नीचे ये वाला पैराग्राफ का एलिमेंट भी जगह लिया हुआ है और इसने भी जगह ली हुई है। मतलब ये बॉक्स टाइप की चीज़ है। अच्छा, अंदर जो लिखा है ना कॉटेज गार्डन इटैलिक के अंदर, ये भी एक बॉक्स है, देख रहे हो, इसने भी इसके अराउंड एक बॉर्डर बनाया हुआ है। तो ये यहाँ पे ये समझा रहे हैं कि ये जितनी भी चीज़ें हैं ना यहाँ पे HTML की सारी चीज़ें एक बॉक्स होती हैं, ठीक है, एक डब्बे की तरह काम करती हैं। अच्छा जी, CSS एसोसिएट्स स्टाइल रूल्स विद HTML एलिमेंट्स। CSS क्या करता है कि HTML एलिमेंट्स को स्टाइलिंग देने के काम आता है। अब स्टाइलिंग कैसे देते हैं वो देखते हैं। अच्छा, CSS वर्क्स बाय एसोसिएटिंग रूल्स विद HTML एलिमेंट्स, कि भाई CSS क्या करता है कि HTML एलिमेंट्स के अंदर पूरे पूरे रूल्स लिखता है
These rules govern how the content of specified elements should be displayed. ये बताएगा, ये रूल ये बताते हैं कि किसी भी एलिमेंट के अंदर जो चीज़ आपने लिखी हुई है या कोई भी एलिमेंट है वो उसकी जो कोई भी स्टाइलिंग है वो कैसी दिखेगी. एलिमेंट शुड बी डिस्प्ले यानी एलिमेंट आपको कैसा दिखेगा. अ सी एस एस रूल कंटेंट टू पार्ट्स. सी एस एस जो होता है वो दो पार्ट्स के ऊपर मुश्तमिल होता है. जैसे एच टी एम एल के अंदर हमने देखा था वो 3-4 पार्ट्स पे हो रहा था कि ओपनिंग टैग था, क्लोजिंग टैग था, बीच में कंटेंट आ रहा था, एक लेफ्ट एंगल ब्रैकेट था, एक राइट एंगल ब्रैकेट था. तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि सी एस एस बस दो चीज़ों पे बेस करती है. पहला होता है सेलेक्टर और दूसरी होती है डेक्लेरेशन. ठीक है, पहला क्या होता है, सेलेक्टर होता है, दूसरी होती है डेक्लेरेशन. सी एस एस लिखने का ये तरीका होता है, आपने पहले सेलेक्टर लिखना है. ठीक है, सेलेक्टर लिखने के बाद आपको लगाना है करली ब्रैकेट. यहाँ पे लिखते हैं सी एस एस ना पहले थोड़ी सी 01 डॉट इंट्रो इंट्रो. एच टी एम एल की फाइल बना दी एक, उसको करते हैं यहाँ पे सेव. अच्छा, इसका थीम चेंज करते हैं पहले, लाइट. ठीक हो गया, एच टी एम एल हमने लिख दिया. अब एक सी एस एस की फ़ाइल बनाते हैं. जैसे हम कर रहे थे ना कि एच टी एम एल की फ़ाइल का नाम इंडेक्स डॉट एच टी एम एल ही होना चाहिए. सी एस एस के अंदर ऐसी कोई कैद नहीं है. सी एस एस में आप जो नाम रखना चाहो आप रख सकते हो. स्टाइल डॉट सी एस एस रखना चाहो या ए बी सी डी डॉट सी एस एस रखना चाहो वो आप रख सकते हो. अच्छा, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि दो चीज़ों पे मुश्तमिल होता है हमारा सी एस एस. एक होता है सेलेक्टर और दूसरी होती है डेक्लेरेशन. अच्छा, यहाँ पे देखते हैं फॉर एग्जांपल एक सेलेक्टर लगाते हैं हम. यहाँ पे एक सेलेक्टर लगा दिया मैंने. अब ये सेलेक्टर कैसे काम करता है ये एक अलग चीज़ है, इसकी पूरी डिटेल आगे आएगी. और एक आता है करली ब्रैकेट आपके पास ओपन हुआ हुआ और यहाँ पे करली ब्रैकेट आपका हो जाता है क्लोज. और इसके दरमियान में आप इसकी सारी स्टाइलिंग लिखते हो. स्टाइलिंग कैसे लिखते हो, हमने सेलेक्टर लगा दिया, इसको बोलते हैं पूरे को बोलते हैं सेलेक्टर. मैंने पी का सेलेक्टर लगाया हुआ है या पैराग्राफ का सेलेक्टर लगाया हुआ है. अच्छा, यहाँ पे हम देते हैं इसको स्टाइलिंग. एक लेफ़्ट पे चीज़ होती है और एक राइट पे चीज़ होती है. अब ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, दिस रूल इंडिकेट दैट ऑल पी एलिमेंट शुड बी शोन इन द एरियल टाइप फेस. ये बता रहा है कि यहाँ पे जितने भी पी वाले एलिमेंट हैं ना, पैराग्राफ के एलिमेंट हैं, उनके ऊपर ना ये वाली स्टाइलिंग लग जाएगी आपकी. सेलेक्टर्स इंडिकेट विच एलिमेंट द रूल अप्लाई टू. ये कह रहा है कि भाई सेलेक्टर का मतलब ये होता है, ये जो सेलेक्टर हमने लगाया है इसका मतलब ये होता है कि स्टाइलिंग आपको किस पे करनी है. अभी हमने पी लिखा हुआ है ना, तो पैराग्राफ के ऊपर यहाँ पे स्टाइलिंग होगी. अच्छा, कि भाई स्टाइल किसके ऊपर होगा, द सेम रूल कैन अप्लाई टू मोर देन वन एलिमेंट इफ़ यू सेपरेट द एलिमेंट नेम्स विद कॉमास. अगर आपको एक स्टाइलिंग यहाँ पे हम लेते हैं पहले, तो यहाँ पे स्टाइल लिखते हैं पहले थोड़ा सा और इधर आके पैराग्राफ बनाते हैं और इसके अंदर हम कुछ लिख देते हैं. और पैराग्राफ के बाद इसके ऊपर बनाते हैं एक H2, एक H2 बनाते हैं और इसके अंदर भी लिख देते हैं हेलो CSS. अच्छा, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे आके ना मैं स्टाइल लिखता हूँ. मुझे पता है कि CSS कैसे लिखते हैं. सेलेक्टर आता है सबसे पहले, फिर करली ब्रैकेट आते हैं और उसके अंदर सारी चीज़ें हम लिखते हैं. अच्छा, इसके अंदर मैं लिखता हूँ उसका बैकग्राउंड कलर सबसे पहले चेंज करते हैं. बैकग्राउंड कलर रेड कर देते हैं. अच्छा, रेड वाली जो चीज़ है बैकग्राउंड कलर है, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे. ये स्टाइल क्यों लगाया हमने यहाँ पे ये डिटेल के अंदर पढ़ेंगे. CSS को कनेक्ट कैसे करना है ये पूरा हमारे पास एक अलग डिटेल है, तो इसके बारे में आपने फिक्रमंद नहीं होना. अभी बस ये समझो कि यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये जो आपने सिलेक्टर लगाया है ना, ये बताता है कि कौन से एलिमेंट के ऊपर आपको स्टाइलिंग करनी है. और करली ब्रैकेट के अंदर जो आप चीज़ लिखते हो यहाँ पे ये बताता है कि आपने क्या स्टाइलिंग देनी है. आओ आगे देखते हैं कि स्टाइल हमारा लगा या नहीं लगा पैराग्राफ के ऊपर. ठीक है, देखो पैराग्राफ का बैकग्राउंड रेड हो गया हमारा ना.
ठीक है, पैराग्राफ का बैकग्राउंड यहाँ पे हमारे पास रेड हो गया। अच्छा जी, सही है। अच्छा, इसके बाद ये मुझे कह रहे हैं कि द सेम रूल कैन अप्लाई टू मोर देन वन एलिमेंट, कि अगर आपको यही वाली स्टाइलिंग जो आपने यहाँ पे दी है ना, अगर आपको पैराग्राफ के साथ साथ किसी और एलिमेंट के ऊपर भी लगानी है, पैराग्राफ के अलावा अगर आपने किसी एलिमेंट के ऊपर ये स्टाइलिंग लगानी है, आप चाह रहे हो कि पैराग्राफ का भी बैकग्राउंड कलर रेड हो जाए और नीचे जो मैंने H2 बनाया है इसका कलर भी क्या हो जाए, रेड हो जाए बैकग्राउंड कलर, तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे आपने क्या करना है कि इफ़ यू सेपरेट द एलिमेंट नेम विथ कॉमास, कि आपको एलिमेंट के नाम को कॉमा से रिप्लेस करना है, सेपरेट करना है। कॉमा से कैसे सेपरेट करना है, आपने यहाँ पे आगे कॉमा लगाना है और यहाँ पे आपको लिखना है एलिमेंट का नाम H1। मैंने इसका बोला कि P के टैग के ऊपर और H1 के ऊपर आप बैकग्राउंड कलर लगा दें। इधर आया मैं तो H1 के ऊपर P के ऊपर नहीं लगा, ये H2 होगा ना, हाँ ये H2 है, इसको H2 कर दें। ठीक है, दोनों के ऊपर कलर अप्लाई हो गया। H2 का जो बैकग्राउंड कलर है वो भी ब्लैक हो गया, इसका कलर भी चेंज करते हैं, वाइट। ठीक है भाई, बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो गया और कलर भी चेंज हो गया, H1 का भी और पैराग्राफ के एलिमेंट का भी। अच्छा, ऊपर इसने बात करी थी कि CSS जो है वो हर एलिमेंट को एक बॉक्स की तरह ट्रीट करता है, तो वो भी हमने बैकग्राउंड कलर चेंज करके देख लिया कि हेडिंग जो है वो एक बॉक्स है, यहाँ से वो स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे वो ख़त्म हो रही है नीचे तक ना, और पैराग्राफ जो है वो भी एक हमारे पास बॉक्स है और वो भी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड पे ख़त्म हो रहा है। अच्छा, डेक्लेरेशन, डेक्लेरेशन इंडिकेट हाउ द एलिमेंट रेफर टू इन द सेलेक्टर शुड बी स्टाइल। डेक्लेरेशन आर स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स, अ प्रॉपर्टी एंड अ वैल्यू। कि डेक्लेरेशन जो होती है ये अंदर वाली चीज़ ना, ये हमें ये बताती है कि CSS के अंदर आपने HTML के अंदर आपने स्टाइलिंग क्या देनी है। हमने यहाँ पे दे दिया कि बैकग्राउंड कलर इसको रेड दे दो और कलर जो इसको वाइट दे दो, तो इसने यहाँ पे ये काम अपना कर दिया। ये कह रहे हैं कि डेक्लेरेशन के अंदर भी दो चीज़ें होती हैं, एक ये वाली होती है और एक ये वाली होती है, और डेक्लेरेशन के लास्ट में ना ये लगता है सेमीकोलन। अच्छा, डेक्लेरेशन देखते हैं कैसे काम करती है। CSS declaration sit inside curly bracket and each is made up of two parts। कि CSS की जो डेक्लेरेशन होती है वो कर्ली ब्रैकेट्स के दरमियान बैठती है, दो कर्ली ब्रैकेट हैं और इनके दरमियान मेरे पास CSS की ये पूरी डेक्लेरेशन आ गई। अच्छा, CSS एंड मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, इसके दो पार्ट्स होते हैं, प्रॉपर्टी एंड अ वैल्यू सेपरेटेड बाय अ कॉलन। ये कह रहे हैं कि जो भी डिक्लेरेशन होती है वो दो पार्ट्स के ऊपर मुश्तमिल होती है, एक होती है प्रॉपर्टी और एक होती है वैल्यू। पहली वाली चीज़ क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है, और दूसरी वाली चीज़ होती है आपकी वैल्यू। अब इसको देखते हैं क्या बात है। दिस रूल इंडिकेट दैट ऑल H1, H2 एंड H3 एलिमेंट शुड बी शोन इन द एरियल टाइपफेस इन अ येलो कलर। ये बोल रहे हैं कि H1, H2 और H3 जो है इस CSS के अंदर ये तीनों हेडिंग्स का जो कलर है वो येलो हो जाएगा। हमने ये चेक कर लिया कि कॉमा से अगर आप चेंज करते हैं किसी चीज़ को, P को और H2 को हमने चेंज करके देखा और इनका बैकग्राउंड भी कलर चेंज हो गया और कलर भी चेंज हो गया। अच्छा जी, प्रॉपर्टी इंडिकेट द एस्पेक्ट ऑफ द एलिमेंट यू वांट टू चेंज, फॉर एग्जांपल कलर, फॉन्ट, हाइट, विड्थ एंड बॉर्डर। तो भाई प्रॉपर्टी जो होती है ना, लेफ़्ट वाली चीज़ ये वाली, ये बताती है कि आपने क्या चीज़ चेंज करनी है। आपने इसका भले से कलर चेंज करना है, आपने इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, आपने इसका साइज़ चेंज करना है, आपने इसका बॉर्डर चेंज करना है, आपने इसको गोल करना है, क्या करना है। तो ये सारी जो चीज़ है ना वो यहाँ से चेंज होती है कि भाई आपने कौन सी चीज़ को आपने टारगेट करना है, कलर को करना है, बैकग्राउंड कलर को करना है। और यहाँ पे जो वैल्यू है ये बता रहे हैं कि रखनी क्या है चीज़ ना। कलर तो आपने बता दिया, अब कलर कौन सा रखना है यहाँ पे आप ये चीज़ बताते हो, बैकग्राउंड कलर कौन सा रखना है यहाँ पे आप ये चीज़ बताते हो, बॉर्डर कौन सा रखना है, कितना चौड़ा होगा बॉर्डर, बॉर्डर का कलर क्या होगा, बॉर्डर का स्टाइल क्या होगा, और एलिमेंट बोल्ड होगा, इटैलिक होगा, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से कवर करते हो।
अच्छा, वैल्यू स्पेसिफाई द सेटिंग यू वांट टू यूज़, कि भाई जो सेटिंग आपको लगानी है अपने सेलेक्टर के ऊपर वो आप यहाँ पे लगा सकते हो। अच्छा जी, यहाँ पे सी एस एस दे दी हमें थोड़ी सी। अब ये देखते हैं कि सी एस एस को हम कनेक्ट कैसे करते हैं। इतनी चीज़ समझ आई आप लोगों के कि डेक्लरेशन क्या होती है, वैल्यू क्या होती है और प्रॉपर्टी क्या होती है, और सी एस एस को हमने लिखना कैसे है। अब ये देखते हैं कि यहाँ जो मैंने स्टाइल का टैग लगाया था ये क्या होता है, और यहाँ पे जो हमने सी एस एस की फ़ाइल बनाई है इसके अंदर करने में क्या डिफरेंस है क्या नहीं है। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भाई सी एस एस को इस्तेमाल करने के हमारे पास 3 तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं? 3 तरीके होते हैं। पहला होता है एक्सटर्नल सी एस एस। इसको छोड़ते हैं, पहले पहले आते हैं इधर। दो तीन तरह होती है। एक होती है हमारे पास इनलाइन सी एस एस ना, नीचे जिक्र होगा इसका। इनलाइन सी एस एस करके एक चीज़ होती है, वो शायद बुक में है नहीं। एक्सटर्नल, इंटरनल नहीं है। अच्छा, 3 तरह की सी एस एस होती है हमारे पास ना, यहाँ पे लिख लेते हैं आगे पहले। एक होती है हमारे पास इनलाइन सी एस एस, एक होती है हमारे पास इंटरनल सी एस एस, और एक होती है हमारे पास एक्सटर्नल सी एस एस। अच्छा, तो इनलाइन सी एस एस क्या होती है? सबसे पहले हम ये चीज़ देखते हैं। इनलाइन सी एस एस का मतलब समझो पहले। इनलाइन का मतलब क्या पड़ेगा यहाँ पे? लाइन के अंदर, यानी लाइन के अंदर आपने सी एस एस लिखनी है। लाइन के अंदर मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि अभी कोई सी एस एस मैंने नहीं लगाई हुई, जो लगाई थी वो हटा दी। इन लाइन का मतलब ये हुआ कि एच टी एम एल एलिमेंट जो आपने लिखा हुआ है उसके अंदर ही आप उसकी सी एस एस भी लिख दो। एच टी एम एल एलिमेंट जो आपने लिखा हुआ है उसके अंदर ही आप उसकी सी एस एस भी लिख दो। कैसे लिखते हैं वो होता है उसके लिए स्टाइल। आपने बोला स्टाइल बैकग्राउंड कलर ग्रीन, ठीक है, ये दे दिया मैंने इधर आके। देखो कलर चेंज हो गया। ऐसे ही आपने यहाँ पे आके बोलना है इसको कि कलर ऑरेंज, तो कलर भी यहाँ पे आपका चेंज हो गया। तो इसको बोलते हैं हम लोग इनलाइन सी एस एस, जो हम एलिमेंट्स के साथ साथ एलिमेंट्स के लाइन के अंदर ही लिखते हैं। अच्छा, ये जो इनलाइन सी एस एस होती है, इनलाइन सी एस एस जो होती है ये होती है नॉट रिकमेंडेड। नॉट रिकमेंड, कि भाई इनलाइन सी एस एस का मना किया जाता है कि ये आप नहीं लिखो, क्योंकि अगर ये आप लिखोगे तो आपका कोड ख़राब होगा, आपकी समझ कुछ नहीं आएगा। देखो यहाँ पे H2 का जो एलिमेंट था वो पहले कितना साफ बना हुआ था, जब तक यहाँ पे ये वाली चीज़ गायब थी। जैसे यहाँ पे हमने ये ऐड कर दिया तो कोड हमारा ख़राब हो गया, अजीब सा लग रहा है देखने में ना। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि बुक के अंदर आपने इनलाइन सी एस एस का यूज़ नहीं करना। फिर कौन सा वाला इस्तेमाल करना है? इंटरनल सी एस एस देखते हैं क्या होता है। इंटरनल सी एस एस का मतलब क्या बनेगा? अंदरूनी सी एस एस, यानी अंदर ही आपने सी एस एस इस्तेमाल करनी है। इनलाइन हमने देख लिया कि लाइन के अंदर ही इस्तेमाल होती है। इंटरनल का मतलब ये होगा कि जो एच टी एम एल की फ़ाइल हमने बनाई है इसके अंदर ही आप लोग सी एस एस लगा दें सारी। कैसे लगाएंगे? हमने अभी लगाई थी, स्टाइल का टैग लगाया था ऊपर हेड के अंदर, और यहाँ पे फिर आप अपनी सारी सी एस एस लिखो। कैसे लिखो? मैंने बोला H2 बैकग्राउंड कलर एक्वामेरियन। इधर आते हैं तो ये कलर हमारे पास चेंज हो गया। तो ये हमारे पास होती है इंटरनल सी एस एस, कि आपने सेम फाइल के अंदर ही सारी सी एस एस लिख दी। अच्छा, इंटरनल सी एस एस जो होती है वो लिखने का तरीका, और इनलाइन सी एस एस जो होती है वो लिखने का तरीका, दोनों का तरीका सेम ही है, दोनों का तरीका सेम ही है, तो इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा, तो ये जो इंटरनल सी एस एस है ना, ये वाली भी होती है नॉट रिकमेंडेड, ये भी आप नहीं लिखा करें। ये क्यों नहीं लिखनी? अब ये भी इसलिए नहीं लिखनी क्योंकि एच टी एम एल का कोड अगर आपका ज़्यादा हो गया तो बार बार आपको अप डाउन आके इसको चेंज करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे अगर 200 लाइन का आप कोड लिखते हो
तो और सी एस एस आपकी 8-9 लाइन से स्टार्ट हो रही है यहाँ पे। अब आपको हर स्टाइल देने के लिए ऊपर आना पड़ेगा, उसको चेक करने के लिए नीचे आना पड़ेगा, फिर चेंज करने के लिए ऊपर आना पड़ेगा। तो इससे भी क्या होता है कि आपकी जो HTML की फ़ाइल है ना, उसका साइज़ बड़ा हो जाता है बहुत ना, जो फिर बाद में समझ में नहीं आता। तो इंटरनल CSS भी इन्होंने क्या बोला है कि भाई ये भी रिकमेंडेड नहीं है। तीसरी जो CSS होती है वो होती है हमारे पास एक्सटर्नल CSS। कौन सी होती है? एक्सटर्नल CSS, मतलब बाहर वाली CSS। ये होती है भाई रिकमेंडेड, और यही वाली CSS आपकी इस्तेमाल होती है। तो हम भी यही वाली इस्तेमाल करेंगे जो हमारी रिकमेंडेड CSS है। अच्छा, इनलाइन CSS हमने देख ली कैसे काम करती है, इंटरनल देख ली, अब एक्सटर्नल को देखते हैं। एक्सटर्नल CSS के लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको यहाँ पे एक फ़ाइल बनाना पड़ेगी अलग से, style.css करके, और यहाँ पे आके आपको अपने एलिमेंट्स को स्टाइलिंग देना पड़ेगी। मैं बोलता हूँ H1 का जो बैकग्राउंड कलर है वो आप दे दो इसको ब्लैक, और जो कलर है और कलर वो आप दे दो इसको एक्वामेरिन। ठीक है, H1 को H2 को मैंने चेंज कर दिया यहाँ से आगे ना। इसका मैंने बोला कि बैकग्राउंड कलर आप ब्लैक ले लो, और नॉर्मल जो आपका कलर है वो ये वाला हो जाएगा। आओ देखते हैं। देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ पे हमारा कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पे कुछ भी क्यों नहीं हुआ, किसी को पता ही है? यहाँ पे ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमने फ़ाइल तो बना दी, दोनों फाइल्स हमने बना दी, HTML भी और CSS भी। और ऐसा भी नहीं है कि हमने CSS भी गलत लिखी है, CSS भी हमने सही लिखी है। ये स्टाइल इसलिए नहीं लगा क्योंकि हमने इनको आपस में कनेक्ट नहीं करा। हमने ये नहीं बताया कि HTML को स्टाइल अपना कहाँ से उठाना है। तो यहाँ पे आके बताना पड़ता है कि HTML को स्टाइल कहाँ से देना है। इसके लिए लगता है लिंक का एक टैग ना, लिंक का आपने टैग लगाया और इसको आप बता दो कि भाई style.css से आपने सारी की सारी स्टाइलिंग उठानी है। ठीक है, और जैसे ये स्टाइल के अंदर जाएगा तो इसको स्टाइल मिल जाएगा सारा, और उस स्टाइल को यहाँ पर ये अप्लाई कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारी CSS अप्लाई होती है। ये समझ आई चीज़ सबके? इंटरनल CSS को कैसे इस्तेमाल करना है, एक्सटर्नल को कैसे इस्तेमाल करना है, सेलेक्टर क्या होता है और डिक्लेरेशन क्या होती है, कलर वगैरह कैसे चेंज करना है CSS का। तो यहाँ से हमारा CSS वाला काम हमारा होता है ख़त्म। अच्छा, ठीक है भाई, समझ आया सबके? अब आओ आगे। इंटरनल देख लिया हमने, स्टाइल के अंदर इसने बना दिया, और लिंक से बोल रहा है कि इसको आप कनेक्ट कर दो HTML से। अच्छा भाई, आगे चीज़ें हमारी CSS सेलेक्टर्स। कौन सी चीज़ें आगे? CSS सेलेक्टर। ये हमने देखा था, ये होता है सेलेक्टर हमारा ना। तो अब ऐसा करते हैं कि कुछ सेलेक्टर्स को देख लेते हैं कि सेलेक्टर्स क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। सबसे पहले ये कह रहे हैं कि देयर आर मैनी different types of CSS selectors that allow you to target rules to specific elements in an HTML document। CSS के अंदर बहुत सारे सेलेक्टर्स होते हैं, बहुत तरह के सेलेक्टर होते हैं जो आपको अलाउ करते हैं कि आपने कौन कौन से एलिमेंट्स को टारगेट करना है। द टेबल ऑन द अपोजिट पेज इंट्रोड्यूसेस द मोस्ट कॉमनली यूज CSS सेलेक्टर। ये कह रहे हैं कि अगले पेज के ऊपर आपको वो CSS के सेलेक्टर हम दिखा देंगे जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं और नॉर्मली भी इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, ऑन दिस पेज देयर इज़ एन HTML फाइल टू डिमॉन्स्ट्रेट विच एलिमेंट दीज CSS सेलेक्टर्स वुड अप्लाई टू। यहाँ पे एक हमने आपको HTML का कोड दिया हुआ है, इसके ऊपर हमने CSS लगानी है अपना। CSS सेलेक्टर्स आर केस सेंसिटिव। CSS के जो सेलेक्टर होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं, सो दे मस्ट मैच एलिमेंट नेम्स एंड एट्रीब्यूट वैल्यूज एक्जैक्टली। CSS के जो सेलेक्टर होते हैं ये वाले कर्ली ब्रैकेट के बाहर वाले, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये होते हैं हमारे केस सेंसिटिव होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर H2 मेरा स्मॉल में लिखा है ना इधर,
यहाँ पे स्मॉल के अंदर लिखा हुआ है ना, तो ये आप कैपिटल में नहीं लिख सकते। अगर आप इसको कैपिटल के अंदर लिखेंगे तो H2 के ऊपर आपका स्टाइल अप्लाई नहीं होगा। क्या पता हो भी जाए भी, क्योंकि नई वाली CSS हम पढ़ रहे हैं। नहीं हुआ, हो गया भाई, नई वाली CSS में देखिए। अच्छा, पुरानी CSS के अंदर यही होता था कि जो कैश सेंसिटिव अगर आपने कर दिया ना H2 को, छोटा बड़ा अगर कर दिया उसका एलिमेंट, तो वो काम नहीं करता, लेकिन अभी कर रहा है। अच्छा जी, आगे आते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि CSS के जितने भी सेलेक्टर हैं ना, वो सारे मैंने आपको इस पेज के ऊपर बता दिए कि CSS के कौन कौन से सेलेक्टर हमारे पास होते हैं। सबसे पहले बात कर रहा है भाई यूनिवर्सल सेलेक्टर। यूनिवर्सल सेलेक्टर अप्लाई टू ऑल एलिमेंट्स इन द डॉक्यूमेंट। यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल, यूनिवर्स का पता है? यूनिवर्स क्या है? कायनात, पूरा यूनिवर्स। तो यूनिवर्सल सेलेक्टर का भी मतलब ये होता है जो हर चीज़ के ऊपर लग जाए, हर चीज़ के ऊपर अप्लाई हो। अगर आपको अपने HTML के सारे एलिमेंट्स के ऊपर कोई स्टाइलिंग चाहिए, अब सारे एलिमेंट्स से मुराद आपका ULLI भी हो सकता है, टेबल भी हो सकता है, हेडिंग्स भी हो सकती हैं, इवन के बॉडी भी हो सकता है। तो जिस भी एलिमेंट के ऊपर आपको स्टाइलिंग करनी है, अगर आपको सारे एलिमेंट्स के ऊपर स्टाइल करना है तो आपको यूनिवर्सल सेलेक्टर लगाना पड़ेगा। यूनिवर्सल सेलेक्टर का यहाँ पे कह रहे हैं कि आपने स्टार लगाना है और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट और जो आप लिखते हो वो लिख दो। आ जाओ ऊपर लगाते हैं यूनिवर्सल सेलेक्टर। मैं बोलता हूँ कि जितने भी एलिमेंट हैं उन सबको आप पकड़ो। स्टार का मतलब है जितने भी एलिमेंट हैं CSS की फाइल के अंदर, वो सारे आप पकड़ो और उन सब का जो कलर है, उन सब का जो कलर है वो आप कर दो ऑरेंज। वो आप क्या कर दो? ऑरेंज कर दो। आओ इधर, देखो कलर इसका ऑरेंज हो गया। अगर मैं इसको हटा दूँ ना थोड़ा टाइम के लिए, इसको हटा देता हूँ और इसको पूरा ही हटा देता हूँ, तो क्या होगा कि जितने भी एलिमेंट्स होंगे ना मेरे पास, उन सब का जो कलर है वो ऑरेंज हो जाएगा। देखो सबका ऑरेंज कलर हो गया। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे और ऐड करूँ, H2 के बजाय अगर मैं यहाँ पे H3 ऐड कर दूँ, तो क्या इसका भी कलर चेंज होगा? अगर मैं यहाँ पर H4 ऐड कर दूँ, तो क्या इसका भी कलर चेंज होगा? जी हाँ, इसका भी कलर चेंज होगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि यूनिवर्सल सेलेक्टर क्या करता है कि सारे एलिमेंट्स के ऊपर लगता है, तो कलर सबका यहाँ पे चेंज होगा। ठीक है, सबका कलर यहाँ पे हमारे पास चेंज हो गया, ऑरेंज हो गया। अच्छा जी, इसके बाद क्या करना है भाई? आओ आगे। इसके बाद ये कह रहा है भाई टाइप सेलेक्टर मैचेस एलिमेंट नेम। H1 H2 H3 यहाँ पे इसने बताया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे ये कह रहा है कि टाइप सेलेक्टर क्या करता है कि एलिमेंट के नाम से आप उसको बुला सकते हो। जैसे हमने अभी देखा था कि हमने एक H1 के टैग को बुलाया था, यहाँ पे H2 को हमने बुलाया था और उसको हमने बोला था कि आप अपना बैकग्राउंड कलर आप कर दो अपना एक्वा मैरीन। तो इससे क्या होगा कि H2 जो है ना, उसका बैकग्राउंड कलर मेरे पास चेंज हो जाएगा, सिर्फ H2 का। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर आपको कोई और एलिमेंट चेंज करना है तो आप उसका नाम यहाँ पे लिख दो। मैंने कहा पी का टैग पकड़ो और उसका जो है वो बैकग्राउंड कलर, उसका जो हमसे है कि बैकग्राउंड कलर आप देते हैं यहाँ पर ब्लू। तो पैराग्राफ का जो टैग है उसका बैकग्राउंड यहाँ पे ब्लू हो गया। ठीक है। तो जो भी एलिमेंट्स हैं, आपको अगर सारे एलिमेंट्स के ऊपर कोई स्टाइलिंग आपने लगानी है तो आप यूनिवर्सल सेलेक्टर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यूनिवर्सल सेलेक्टर का इस्तेमाल करेंगे
और अगर आपको किसी एक एलिमेंट के ऊपर आपने स्टाइल आपने लगाना है तो आप उसके नाम का इस्तेमाल करोगे, H1 H2 P हो गया या टेबल हो गया या कुछ भी हो गया। अच्छा आगे आओ, आगे बात कर रहे हैं क्लास सेलेक्टर। क्लास सेलेक्टर है, आईडी सेलेक्टर है और चाइल्ड सेलेक्टर है और डिसेंडेंट सेलेक्टर है। बस ये हम देखेंगे यहाँ पे। बाकी जो एडजेसेंट सिबलिंग और जनरल सिबलिंग है ये थोड़ी सी एडवांस चीज़ हो जाती है ना, तो ये आपकी अभी समझ नहीं आएगी। तो ऊपर के देख लेते हैं, क्लास आईडी तक देखते हैं। क्लास और आईडी के बाद जो चाइल्ड और डिसेंडेंट है ये भी हम बाद में देखेंगे सीएसएस के साथ साथ ना। अच्छा यहाँ तक किसी का कोई सवाल है? किसी का कोई सवाल यहाँ तक, कोई चीज़ सीएसएस में समझ नहीं आई हो आप लोगों के? क्लियर है सबको सब कुछ? अच्छा अभी ऐसा करोगे, सीएसएस की प्रैक्टिस करो आप लोग, कलर और बैकग्राउंड कलर देके चेक करो एलिमेंट्स को एचटीएमएल के, और सीएसएस को कनेक्ट कैसे करना है, उसको लिखना कैसे है, उसका पूरा का पूरा आप लोग